एक क्विक सी रिवीजन करने लगे हैं स्टार्टिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो पहला चैप्टर होता है हमारा बच्चों, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जीसी से रिलेटेड है या आईजीसीएससी से। इसमें एक एटम के बारे में उसका सिंबल होता है। जैसे एक एटम है, जैसे टाइटेनियम है, तो दो चीजें लिखी होती हैं, 22 एंड 46। वी ऑल नो के 22 इसका प्रोटॉन नंबर है और 46 इसका न्यूक्लियॉन नंबर है। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और ये सिर्फ प्रोटॉन होता है। ओके। तो ये इनका जो एक एटम है, सो इसका मतलब है इसमें जो प्रोटॉन है वो 22 है, जो के नाम से है इलेक्ट्रॉन सर। वो भी 22 है, और न्यूट्रॉन जो है वो 46 - 22 है। ओके। अब इसमें जो एक चीज होती है कि एक एटम जैसे टाइटेनियम ही है, लेकिन उसका अगर मैं ये 22 लिखूं और यहाँ 47 लिख दूं, तो आप कहते हैं ये कौन सा टाइटेनियम है? हम कहते हैं अब ये दोनों दे आर नोन एज आइसोटोप्स। कि ये एक ही एलिमेंट के दो एटम्स है, एलिमेंट सेम है, तो ये वर्ड जरूर यूज करना होता है। एग्जामिनर इसको पर्टिकुलरली करते हैं कि सेम एलिमेंट बट एटम्स में डिफरेंस क्या है। आप देख सकते हैं कि एक का एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर 46 है और एक का 47 है, तो इन्हें आप आइसोटोप्स कहते हैं। तो आप कहते हैं इनमें सिर्फ ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, इसका डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर इसके लेट्स से लेट्स से 26 है, तो इसके 27 हो जाएंगे। ये डिफरेंस है। अगर इसके 26 हैं तो इसके न्यूट्रॉन्स 27 हो जाएंगे। सो एक तो ये याद रखना है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सॉरी, केमिकल सेम होती हैं, फिजिकल डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अब आप इनको, अगर एक और एलिमेंट है, इस एक और है टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर तो 22 ही रहता है, तो आप कहते हैं जी 48 हो जाता है। फिर आप कहते हैं एक और टाइटेनियम भी है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 22 है लेकिन 49 हो जाता है। तो ये सब के सब क्या है? आइसोटोप्स हैं। तो इन दिस केस आप कहते हैं जी इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं? 4 आइसोटोप्स। 4 आइसोटोप्स जिन सब का मैस नंबर, प्रोटॉन नंबर तो सेम है, 22 22 22, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। अब आप कहते हैं जी अगर आप अब ये जो चीज है ये समझनी है कि ये इसके आइसोटोपिक मैसेज हैं ये सारे, दे आर नोन एज एवरेज लेते हैं। जब आप इनकी एवरेज लेते हैं तो फिर यार आप असनान नाम से एंटर करें ना, अगर सर किसी का मैंने नाम। नोट कर दिया, ये मुस्तफा दरवेश के रखते हैं सर। ओके। सो आइसोटोपिक मैस जो है, ये आइसोटोपिक मैस है, इसको याद रखना है। जब आप इसका एवरेज लोगे, अब अगर एक एलिमेंट के 4 आइसोटोप्स हैं तो उन सब के आइसोटोपिक मैसेज का एवरेज करेंगे। अब ये बात याद रखना क्योंकि यही सबसे ज्यादा मसला बच्चे इस असनैन, ये देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन यहाँ ये गलती कर देते हैं हम, कि हम आइसोटोपिक मैस और जो एवरेज मैस होता है आइसोटोपिक का, जिसे ए आर कहते हैं, उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। तो अगर आपने इसका ए आर निकालना है, अगर कोई मुझे पूछे ए आर ऑफ टाइटेनियम क्या है, तो मैं इनमें से कोई नंबर नहीं बोल सकता, मैं कहता हूँ मुझे इनका एवरेज चाहिए। तो आप कहते हैं 46 का एवरेज क्या है? ये इक्वल प्रोपोर्शन में? हम कहते हैं नहीं, इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी डिफरेंट डिफरेंट है। लेट से पहले वाले की 9 है, दूसरे वाले की 7 है, तीसरे वाले की 75 है, और अगले वाले की 9 है परसेंटेज। तो आप कहते हैं जी फिर उसको उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 47 टाइम्स 7 प्लस 75 टाइम्स 48 प्लस 9 टाइम्स 49, और इस सारे को टोटल अबंडेंस जो कि प्रोबेबली 100 ही बनती होगी, इन सबको अगर ऐड करें, तो आप कहते हैं ये जो चीज आती है इसे रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। इसे आप ए आर कहते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। तो ये याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में जो चीज लिखी होती है वो ए आर होता है, उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है। वो ए आर होता है। तो बस इस चीज में इतना ही बताना था बच्चों, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, और आइसोटोप्स क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन फिर अलग अलग आपको याद करनी होंगी। सिर्फ एक वर्ड में डिफरेंस होता है, जब वो ए आर की डेफिनेशन करता है तो आप कहते हैं इट इज एवरेज मास। सो आपने वर्ड एवरेज यूज करना होता है। एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट taken by comparing it 1/12th unit mass of carbon. Okay, carbon 12,
और जब आप आइसोटोपिक मास करते हैं तो आप कहते हैं इट इज द मास ऑफ एन आइसोटोप। और अगला जुमला वही रहता है, टेकन बाय कंपेयरिंग इट विद द 1/12 यूनिट मास ऑफ कार्बन विच इज C12। तो ये एक बच्चों ये वाली चीज ध्यान में रखना, इस पे जरूर एक सवाल आता है हर दफा। तो आइसोटोप का कैसे निकालते हैं, ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। इसमें कभी कभार 2-3 केसेस हो जाते हैं। कभी कभार तो उसने ये कह दिया कि आपके सामने है, का AR निकालो, सारे आइसोटोपिक मैसेज और अबंडेंसेस दी हुई थी, बस मैंने इनको उठा के इस फार्मूला में डाला तो AR आ गया। कभी कभार वो ये भी कर देता है, कहता है दो एलिमेंट है एक्स के, दो आइसोटोप्स हैं, एक का मैस 79 है, एक का मैस 81 है, इनका AR 80 है। अब बताओ इनकी अबंडेंस क्या होगी। तो आप कहते हैं इस केस में 80 इज इक्वल टू, अब AR इधर लिखना होता है ना, तो 80 इज इक्वल टू 79 वाले की अबंडेंस नहीं पता, एक्स कर देता हूँ। 81 वाले की अबंडेंस नहीं पता, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 माइनस एक्स। ओके, सो इसको 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके ओवर 100 कर दें, तो इस केस में आपके पास अबंडेंस आ जाती है। सो समझ आ गई है, कभी AR गिवन होगा और अबंडेंस निकालनी होगी, या आइसोटोपिक मास निकालना होगा, जो भी निकालना होगा उसको एक्स कर लेंगे। और कभी ये सारे गिवन होंगे और AR निकालना होगा। राइट, सो ये सारा कुछ एक सवाल इस पे डेफिनेटली आएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ। राइट, उसके बाद ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही कुछ है। उसके बाद वही पीरियोडिक टेबल के साथ इसको रिलेट करना कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक इसके वैलेंस शेल में आप कहते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये याद रखिएगा। और जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होंगे आप कहते हैं जी उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, और इसी तरह जब पीरियड को देखते हैं, जैसे ये सबसे आखिरी पीरियड में है, चौथे पीरियड में है, पांचवें पीरियड में है, तो इसके 5 शेल होंगे। तो जो पीरियड नंबर होता है वो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, और जो ग्रुप नंबर होता है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आ जाते हैं बॉन्डिंग के ऊपर, इसके बाद में मोल्स पे सर आ जाए। जी। सर जो आपने डेफिनेशन लिखी है एआर के नीचे, सर वो किसकी डेफिनेशन है? जो बच्चे, ये जो डेफिनेशन है ना जिसमें एवरेज का वर्ड यूज करना है, वो AR की है, रिलेटिव एटॉमिक मास की, और ये आइसोटोपिक मास की है, रिलेटिव आइसोटोपिक ओ मास, ये नीचे वाली। उन दोनों के एंड में एक ही चीज आती है, कंपेयर्ड बाय 1/12 यूनिट मास ऑफ कार्बन 12 C12, वो जरूर लिखना है। अब आ जाते हैं, दूसरा इसका पार्ट होता था बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें बच्चों ज्यादातर मेन वो कहता है जी बॉन्डिंग की ये टाइप्स होती हैं। आप कहते हैं जी पहली टाइप होती है आयोनिक बॉन्ड। कब बनता है, जब एक मेटल होता है और एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तब ये बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, ट्रांसफर से बनता है। इस ट्रांसफर की वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, दे टर्न इनटू आयंस। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे टर्न इनटू व्हाट, दे टर्न इनटू आयंस। राइट, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो आप कहते हैं इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं, जैसे ये Na है, तो आप कहते हैं जी ये देखें ये पॉजिटिव आ गया, ये Cl है, तो इसके अराउंड 1 2 3 4 5 6, और ये 7, और ये नेगेटिव आ गया, तो ये लाइक डॉट एंड क्रॉस हो जाती है। और फिर आप कहते हैं इसके बीच ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको ये याद रखना है कि कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। राइट, तो ये वर्ड वर्ड अंडरलाइन कर लें कि जब आयनिक बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का नाम लेना है आपने। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इन आयनिक कंपाउंड्स को सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। सॉरी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं GIL, यानी जाइंट आयनिक लैटिस, जिसमें आप कहते हैं जी इस तरह की एक लैटिस होती है, आयंस अपनी पोजीशन पे हेल्ड हो जाते हैं ये। सो इसलिए आप कहते हैं सॉलिड स्टेट में नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयंस फिक्स्ड, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आइंस मूव नहीं करते, मोल्टन में ये कंडक्ट करते हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि आइंस फ्री हो जाते हैं। सो इनके ऊपर जो सवाल आता है, मैं सिर्फ वो पॉइंट बच्चों लिख रहा हूँ जिन पे सवाल आने हैं। ठीक है, इन्हीं में से ही पेपर आएगा। सॉलिड में आइंस फिक्स एट देयर पोजीशंस होते हैं, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस एंड मोल्टन में आइंस की लैटिस ब्रेक हो जाती है, आइंस फ्री हो जाते हैं।
तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं वो। ओके, ये वर्ड लिखना है। मोबाइल हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। पूछें क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, तो आपने वही वर्ड यूज करना है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये। अब आ जाए दूसरी टाइप का बॉन्डिंग के ऊपर। आप कहते हैं ये तो होगी आयनिक बॉन्ड, उससे बनने वाले कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट। अब आ जाए दूसरी तरफ, दूसरा क्या होता है? आप कहते हैं वो है जी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किस में बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है जी दो सर तरह मेरा का। एक सवाल है सर कोवलेंट में। जी। सर हमें किस तरह पता चलता है कि दो लाइक एलिमेंट्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? आयनिक बॉन्ड के लिए और कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमेशा आपने ये आखिरी देखना सर होता है कोवलेंट। कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों। बस ये बेसिक है। अब जैसे ऑक्सीजन, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लेट्स से हमारे पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब कितने बॉन्ड बनाएगा? तो ये पूरा होंगे 8, दो बनाएगा ना। इसी तरह नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अगर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 मिलेंगे तो ये बॉन्ड पूरा होगा ना। सो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। तीन इसी शेयर तरह करेगा फिर पीछे दो रह जाएंगे। अच्छा समझ आ गया। समझ आइए, 5 है ना तो 8 करने हैं, 6 हैं तो आ गया 8 सर। करने हैं। अगर क्लोरीन है उसके 7 हैं तो उसको 8 करने के लिए कितने शेयर करने पड़ेंगे? एक एक ना, तो इधर। इसलिए 101 ही बॉन्ड बनाना है। सो अब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो मेटल्स के, नॉन मेटल्स के बीच बनता है। कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। ओके, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओके, और इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है या मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें जो ट्रिकी चीज है वो ये है। इसकी डॉट एंड क्रॉस मैंने इसीलिए ऊपर बता दिया कि डॉट एंड क्रॉस कैसे बनती है। उसके ऊपर एक सवाल जरूर आता है, बल्कि इसको मैं चले थोड़ा और कर लेता हूँ। इसकी जो डॉट एंड क्रॉस है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी कब हो जाती है? जैसे वो आपको कह देता है कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह देता है कि अमोनिया की डॉट एंड क्रॉस बनाए। अमोनिया क्या है? NH3 है। तो आप कहते हैं अच्छा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ग्रुप 5 में। तो समझ आ जाती है, अच्छा 3 शेयर करेगा ये, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए इसको। तो ये बन गया जी NH3, और आपने इसको बना दिया। अब ये तो सिंपल सी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। आप कहते हैं जी 1 2 3 पेयर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। कितने हैं जो नहीं इन्वॉल्व हैं? आप कहते हैं वैलेंस शेल का पूछें तो एक पेयर है या 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर अंदर वालों में भी एक नाइट्रोजन के 2 होते हैं। तो टोटल कितने अनइन्वॉल्व हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये इसको कॉम्प्लेक्स वाला कैसे करता है बच्चों? वो आजकल बड़ा ट्रेंड उसका आ रहा है, वो एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो ऑर्गेनिक को बीच में ले आते हैं। जैसे एथेनॉल है। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम, जिसका फार्मूला C2H5OH है। तो वो इसको बीच में ले आता है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, आगे ऑक्सीजन, आगे हाइड्रोजन। राइट, तो कहते हैं अच्छा ये एक कार्बन का बॉन्ड है, ये दूसरा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और फिर ये आगे हाइड्रोजन है। चलो भाई इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाओ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अच्छा इसकी डॉट एंड क्रॉस बनानी है तो एक ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं लेट से ये। इस तरह वो सारी डायग्राम आपको बना के बनानी होती है। तो ये हो गए CH3, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो मैंने, ये भी डॉट है लेकिन फिल डॉट है। तो आप कहते हैं इसके भी 2 इधर हो गए। सर इसका आसान तरीका ये नहीं होता कि डिस्प्लेड फार्मूला लिख के कर लें? नहीं, हाँ डिस्प्ले फार्मूला लिख के, लेकिन अल्टीमेटली तो इस तरह बनाना तो होगा ना। मैं वही जी। बताने लगा था एंड पे। ये हो गया। उसके बाद फिर आगे ऑक्सीजन है। तो आप कहते हैं जी ये ऑक्सीजन के साथ एक इधर बनाया, लेट से एक इधर बनाया, एक इसने इधर बना दिया, और इसके अपने जो हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो ये बन गया CCOH। ये इस तरह ये। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये डॉट एंड क्रॉस देखते हैं। तो वो करते ही हैं, वो कहते हैं अच्छा एथेनॉल हमने ऑर्गेनिक में सीखा हुआ है कि एथेनॉल मतलब 2 कार्बन अल्कोहल। तो पहले 2 कार्बन की चेन बनाते हैं, फिर उसके साथ OH लगाते हैं, फिर हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, 3 इधर लगाते हैं। अब उनको सारा बात क्लियर हो जाती है कि अच्छा इसका ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और ये इधर है।
और इसको आपस में यूं बॉन्ड बना देना है। ये देखें, ये सारे बन गए, और हर एक के 8 8 पूरे करने होते हैं, हाइड्रोजन के 2 और बाकियों के 8 8। तो आप कहते हैं ये देखें 1 2 3 4 हो गए इधर, 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 और फिर ये इसी तरह 1 2 3 4 हो गए, और ये इधर, और ये इधर। ओके, और सिमिलरली ये इधर। गॉट इट। सो ये एथेनॉल के साथ इस तरह शो करना होता है। तो ये इस तरह इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ओके, एसएमएस और एमएमएस क्या होता है। आप कहते हैं कि जब कोवलेंट बॉन्ड बने ना, जैसे वाटर में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे अमोनिया में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे एथेनॉल में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो आप कहते हैं कितने एटम्स मिले हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, 5 2 7 और 8 9। कितने हैं? 4। कितने हैं वाटर में? 3। तो आप कहते हैं जब 2 3 4 5 9 10 12 15 एटम मिलके ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एसएमएस, यानी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसे आप एसएमएस बुलाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, राइट। सो जब भी कोवलेंट बॉन्ड बने एंड कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, और अगर इसी में आप कहते हैं कि नहीं, ये एक कार्बन है, ये एक सिलिकॉन है लेट से, तो इसने ऑक्सीजन से बनाना है, 4 ऑक्सीजन से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाए, और ऐसा ये 4 ना बनाए, फिर आगे दोबारा सिलिकॉन से ये अटैच हो, फिर सिलिकॉन आगे 4 ऑक्सीजन से और अटैच हो। आप कहते हैं ये तो इस तरह करते करते मिलियंस ऑफ एटम्स जुड़ते चले जाएंगे। हम कहते हैं यस, और ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बने इसे मैक्रो मॉलिक्यूलर या जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में 3 ही है, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है। ओके, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एक ग्रामर है, और एक एक डायमंड है, और एक ग्रेफाइट है। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मैंने बता दिया। अब इसमें एक गलती बच्चे क्या करते हैं, वो कहता है जी इसकी अब ये बात याद रखना, स्ट्रक्चर बताओ। तो स्ट्रक्चर जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? ओके, सो जाइंट मॉलिक्यूलर या मैक्रो मॉलिक्यूलर। वो कहता है शेप बताओ। शेप अलग चीज है, शेप इसकी जो है वो टेट्राहेड्रल है। सो ये बात याद रखना, ये डिफरेंस याद रखना है कि शेप इसकी टेट्राहेड्रल। अब डायमंड का पूछते हैं स्ट्रक्चर क्या, आप कहते हैं टेट्राहेड्रल। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है। डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्री, उसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। समझ आ गई बात? सो इसी तरह जो ग्रेफाइट है वो आपको पता है हेक्सागोनल है, 6 लेयर्स की अरेंजमेंट होती है, लेकिन ये वाहिद नॉन मेटल है जिसके पास हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में चले जाते हैं, एक रह जाता है, वो फ्री होता है, उसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो याद रखना है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये जो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो फ्री आयंस की वजह से कंडक्ट करते हैं। सो ये दोनों चीजों को हाईलाइट कर लें, हम इनमें मिक्सअप कर देते हैं। जहाँ आयंस लिखने होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिखने होते हैं वहां आयंस लिख देते हैं। ग्रेफाइट या कोई भी नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, राइट। सो दिस इज, अब तक यहां तक बात समझ आ गई? सर तो फिर आयंस किसके लिए होते हैं? आयंस उसके लिए होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के लिए ना। ओके सर। ओके, जी जी। क्लियर है? यार आपने ना कॉपी में हमें 3 चीज़ें लिखवाई थी, एक तो इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, फिर एक इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर एक और भी चीज़ थी सर। तो इन तीनों पे अलग अलग सवाल आते हैं और अलग अलग याद करें। मतलब दोबारा पूछें। सर इनका ना सर, एक वो पूछते हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जिस तरह वो मेटेलिक में आपने पता नहीं लिखवाया हुआ है, वो काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखवाया हुआ था।
और उसकी प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई थी आपने। हाँ मैं आपको प्रॉपर्टीज देखो हैं स्ट्रक्चर में, मैं भी सम अप करने लगा हूँ ना, देखें ओके सम अप करने हैं। एक मिनट में आपको बताने लगा हूँ। फिर आधा घंटा तो उसी चैप्टर पे लग गया। बस मैं मॉल्स पे आ रहा हूँ। ओके। ओके नेक्स्ट इज अब कोई और सवाल है तो पूछ रहे हैं, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। सर मेरा ना सर रेट से मुतल्लिक एक सवाल है। आ रहा हूँ उस पर। ओके। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर मैं उधर जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आगे चलते हैं So I इंशाल्लाह। have, so I have a question. जी So, but it's like a different type of question that gets asked. So, like, how do you calculate yield? मैं आ Like रहा हूँ let's उस say पे, calculate how. आ रहा हूँ Okay. आ रहा हूँ। ओके स्पॉट सो ऑन। ये आ गया अबाउट द स्ट्रक्चर बॉन्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, एक बात याद रखना, इसके वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और सबके लिए एक ही वर्ड यूज करना है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, रिगार्डलेस कि वो डायमंड है या क्या है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्टर नहीं है तो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्टर है तो। और इसमें कहना है कि इसमें ये जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला है, इनके बॉन्ड्स नहीं टूटते। हम सबसे बड़ी गलती ये कहते हैं कि वाटर का लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, वो कहता है क्योंकि वाटर के बॉन्ड्स बड़े वीक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहना है कि वाटर में हैज, इसके बॉन्ड्स नहीं टूटे, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटते हैं। तो वाटर हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which do not need much energy, इसलिए बच्चों टू ब्रेक, hence low melting boiling point। अब ये बात याद रखनी है, कहाँ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहना है, जब कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। जब कोवलेंट बॉन्ड और मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा तो नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। और जब आयनिक बॉन्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगी। और सेम इज द विद दिस मेटल्स के साथ। तीसरी टाइप ऑफ बॉन्ड है मेटालिक। मेटालिक बॉन्ड इज स्लाइटली डिफरेंट। वो ऐसे होता है कि वो एक ही मेटल में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है, 3 लेयर्स बनानी होती हैं इस तरह एटम्स की, और फिर उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने होते हैं। तो ये 3 लेयर्स बनानी है हमेशा, 2 लेयर्स तक एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करते, सर 3। मेरा एक सवाल है सर, और जो इस वो। तरह फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, 1 मिनट स्नैन, अब ये जो ओके। स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं जो बॉन्ड तो मेटालिक हो गया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जीएमएल, यानी जाइंट मेटालिक लैटिस। वो जाइंट आयनिक लैटिस थी ये वाला, ये ये जाइंट मेटालिक लैटिस है। इसमें क्या होता है, इसमें लैटिस ऑफ पॉजिटिव आइंस होती है, सिर्फ लैटिस ऑफ ओनली पॉजिटिव आइन। उसमें लैटिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन दोनों होती है। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साथ, लैटिस का हिस्सा नहीं होते, वो अलग से होते हैं। फ्री और वर्ड मोबाइल या डीलोकलाइज यूज करना है। ओके, डीलोकलाइज सबसे बेस्ट वर्ड है टू यूज। ओके सो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो है, अब आप सवाल पूछे क्या कह रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर, अब हर बॉन्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है स्नैन। अब देखो, जब आपने बॉन्डिंग बतानी है तो 7 स्ट्रक्चर बनाना है। आयनिक बॉन्ड, जाइंट आयनिक लैटिस। कोवलेंट बॉन्ड, एसएमएस और एमएमएस। मेटालिक बॉन्ड, जाइंट मेटालिक लैटिस। फिर हर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है। यहाँ भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते मेरा एक और सवाल था सर, वो जो मार्किंग स्कीम है ना, उसमें सर जब वो कह रहे थे ना ये जायंट मेटालिक लैटिस बनाओ, वो ना सर उसमें बड़े अजीब तरीके से बना हुआ था हैं। स्ट्रक्चर। जो आपने इस तरह बनाना है, बस यही मार्किंग स्कीम है, ये समझो ये वाली। आपने 3 लेयर्स बनानी है, ये याद रखना है, यूं और 3 ही यूं बनानी है। ओके, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, दैट्स इट। ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो ये वाइट डायग्राम है जो केमिस्ट्री में बनाने को आती है। सो बॉन्डिंग और उसका स्ट्रक्चर और क्या वर्ड यूज करने हैं, कब हाई मेल्टिंग पॉइंट, कब लो मेल्टिंग पॉइंट, कब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए। और इन सब में याद रखना,
अगर आप मेल्टिंग पॉइंट में देखें तो सबसे ऊपर होता है जाइंट एमएमएस। वो पूछेगा ना सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो वो होता है कोवलेंट बॉन्ड एमएमएस का। फिर किसका होता है? फिर आयनिक बॉन्ड और जाइंट आयनिक लैटिस का मेल्टिंग पॉइंट। और फिर किसका होता है? फिर मेटल्स और जाइंट मेटालिक लैटिस का। और फिर सबसे लो किसका होता है? कोवलेंट बॉन्ड और एसएमएस का। तो बस ये एक कैटेगरी याद कर लो कि इस तरह भी ये रेंज होते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। ठीक है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ वर्ड सही यूज करना। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में यही कुछ था। अब आ जाते हैं हम उस पे, एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लूँ फिर मोल्स पे आता हूँ। जो हमारा एक टॉपिक है ना, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इसमें आप क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन हम गलती कर जाते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में। क्या गलती कर जाते हैं वो देखें। वो आपको जब कहता है ना सॉलिड लिक्विड और गैस की मूवमेंट और अरेंजमेंट, दो सवाल पूछता है कि इसकी पार्टिकल्स है ना सबके मूवमेंट क्या है और अरेंजमेंट क्या है। ये हम गलती कर जाते हैं। सॉलिड में मूवमेंट्स क्या होंगी? वाइब्रेशंस होंगी, यानी इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अरेंजमेंट क्या है? आप कहते हैं जी रेगुलर है, या वर्ड यूनिक फॉर्म यूज करना है। और लिक्विड में वाइब्रेशंस नहीं है, जो जो वो हैं इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो क्या है? वो व्हाट अबाउट द मूवमेंट्स? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें क्या मूवमेंट्स होती हैं? ये दे स्लाइड ओवर ईच अदर। Sliding over each other. यस, तो आप कहते हैं जी दे कैन स्लाइड और स्लिप ओवर ईच अदर। और पार्टिकल्स क्या है? और इसमें सॉरी, जो जो वो है रेगुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स क्या है? इरेगुलर। रैंडम है। गैस में फार अपार्ट है, फ्रीली मूविंग है, सॉरी फ्रीली मूविंग है। और अरेंजमेंट्स क्या है? वो भी रैंडम है। अब एक और कॉलम होता है जिसमें आ जाता है सेपरेशन। व्हाट अबाउट द सेपरेशन? उसमें बताना होता है टचिंग और नॉट टचिंग। व्हाट अबाउट दिस? सॉलिड टचिंग ईच अदर। टचिंग, और व्हाट अबाउट द लिक्विड्स एंड गैस? स्लाइटली टचिंग नहीं बल्कि पता नहीं। जी कोई और बचा? व्हाट अबाउट द सॉलिड So, लिक्विड एंड गैस? so लिक्विड्स arrangement. में, लिक्विड्स में अरेंजमेंट क्या होंगी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सेपरेशन, सॉरी नॉट अरेंजमेंट। व्हाट अबाउट द सेपरेशंस इन द लिक्विड स्टेट? स्लाइटली अगर टचिंग। कोई किसी के पार्टिकल लिक्विड स्टेट में होते हैं, माय क्वेश्चन इज कि लिक्विड स्टेट में उनकी सेपरेशंस क्या होती हैं? So far apart. नो, There's weak सेपरेशंस forces में of आपने attraction बताना है कि टचिंग ईच अदर है या नहीं टचिंग ईच अदर है। or sliding over each other. नो, लिक्विड्स में मेरा अगेन सवाल सुनिए। इन इन लिक्विड्स particles are touching each other or not touching? Touching. Anyone else? सर स्लाइटली टचिंग सर। Slightly कोई वर्ड नहीं होता। They're सर They almost are touching. So touching each other. Or what about the touching. gas? सर इस सारों का ही टचिंग होगा सर। Far apart. अच्छा। एक और So चीज don't होती doesn't है। gas collide with other particles? नो, अरेंजमेंट मतलब टचिंग का मतलब होता है आर दे आर लाइक दिस और लाइक दिस और दे आर लाइक दिस। अब देखिए व्हाट अबाउट दिस? So they are touching each other in the liquids. They are touching each other when they are arranged, even randomly. Okay, but ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं. They are not touching each other. Next, diffusion. What about the diffusion? Movement सर from a higher concentration towards, लोअर। और किस पे डिपेंड करती है? मास एंड काइनेटिक एनर्जी। Yes, directly proportional to temperature or inversely proportional to what? मास। Mass हो। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, बस इसके ऊपर सवाल आ जाता है कि कोई गैस कितनी फास्टर जा रही है और कितनी स्लोअर जा रही है। आपने उसका एमआर देखना होता है, जैसे हाइड्रोजन है और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने इनका एमआर देखना है। ओके, अब आ जाते हैं मोल्स के ऊपर।
सर पहले सर रेट का एक सवाल है सर। बस सीक्वेंस में चलने दो, मोल्स के फौरन बाद रेट पे आ जाऊंगा। ओके। ओके, मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री। अब देखें इसमें एक तो बेसिक है ना, मोल्स, मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री। अब देखें जरा, अब इसमें जो मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री है, इसमें जो पहली चीज है ना, वो है जैसे मिसाल के तौर पे अ, हमें तीन फार्मूलाज आने चाहिए बेसिक कि मोल्स किसके इक्वल होता है। मास ओवर एमआर, जब मास गिवन होगा। मोल्स किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24,000 सीएम क्यूब और 24 डीएम क्यूब। और तीसरा मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स divided by Avogadro's constant 6.02 times 10 to the power 23, या फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में है। राइट, अब ये तीन चार फॉर्मूलाज हैं जो आपको मोल्स के आने चाहिए। राइट, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। फॉर्मूलाज यही है। ये जो आखिरी वाला है ये सोल्यूशन के लिए यूज होता है जब कोई चीज आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे एक्वियस सोल्यूशन है। और बाकी दोनों सिंपल हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो तो आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है बाय डिवाइडिंग इट्स एमआर। उसका वॉल्यूम गिवन हो तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है बाय डिवाइडिंग इट 24,000। अगर मॉलिक्यूल्स बताए जाएं तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है बाय डिवाइडिंग इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। और अगर कोई कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन का दिया जाए तो आपको उसके मोल्स चाहिए होते हैं इन दैट सर मेरा वॉल्यूम। एक सवाल है सर। जी, सर अब यूजली ये सर। बेसिक आइडिया वन लाइन बोल लूं कि हम एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट कहते हैं कि हमें मास का नहीं पता, हमें मोल्स वॉल्यूम का नहीं पता गैस का, हमें मॉलिक्यूल्स का नहीं पता, हमें एक्वस सॉल्यूशन के वॉल्यूम का भी नहीं पता, हमें सिर्फ बताओ वो मोल्स कितने हैं। तो इसलिए इमीडिएटली हमें उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब सवाल पूछें। सर ना बेसिकली एग्जाम के अंदर यूजुअली कंसंट्रेशन जो होती है वो डेसीमीटर क्यूब में दी होती है ना, और वॉल्यूम सीएम में होती है, तो उसको इसलिए डिवाइड करते हैं। लेकिन सर अगर वो इसलिए ना, यस, अगर सर वो मतलब बोले कि कंसंट्रेशन को डेसीमीटर क्यूब से आप सेंटीमीटर क्यूब में करो, तो वो किस तरह करेंगे सर हम? वो मैं वही बताने लगा हूँ। अगर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर डीएम क्यूब है ना, तो बेसिकली वो मोल डिवाइडेड बाय 1 डीएम क्यूब होती है। ठीक है, तो अगर आप उसको, ये मोल 1000 सीएम क्यूब होता है, तो इसलिए हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन आएगी, कॉन्सेंट्रेशन कहते ही उसको हैं जब मोल पर डीएम क्यूब होगा। ओके, तो एक डीएम क्यूब 1000 सीएम क्यूब होता है, तो उस हिसाब से इसको कह लो कि ये मोल पर 1000 सीएम क्यूब भी कह सकते तो हैं जो इसको। हम डिवीजन कर रहे हैं वो कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए कर रहे हैं या वॉल्यूम चेंज करने के लिए कर रहे हैं? वो हम नंबर ऑफ मोल्स, यस, दोनों को एक यूनिट में लाने के लिए, जो कि सीएम क्यूब है, यानी इसको कॉन्सेंट्रेशन को सीएम क्यूब में लाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 1000 से डिवाइड, ओके। वॉल्यूम को सीएम क्यूब में ही रहने दे रहे हैं। ओके, अब आ जाए इसके क्वेश्चंस के ऊपर। अब जो आपने कहा ना बच्चों, जो क्वेश्चन फार्मूलाज तो आप कहते हैं मोल्स में यही यूज होता है, मुझे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन का मैंने आपको एक ही चीज कही है हमेशा, कि आपको एक एसओपी फॉलो करनी होती है। उस एसओपी में पहला पार्ट क्या होता है, आपने क्वेश्चन को क्या करना होता है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में मुझे क्या गिवन है, मैंने क्या फाइंड करना है। दूसरा पार्ट क्या होता है कि आपने जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसके बीच देखनी होती है मोलर रेशो। और तीसरा पार्ट होता है उनको आपस में कंपेयर कर देना होता है। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। इन एवरी मोल्स क्वेश्चन दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल वो कह देता है कि जी एल्यूमिनियम जो है ना वो रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और 366 सीएम क्यूब हाइड्रोजन गैस बनती है।
कहते हैं कितना, कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप कहते हैं सबसे पहले तो मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। इसमें हमारे साथ ट्रिक ये किया, उसने इक्वेशन नहीं दी, वरना 99% केसेस में इक्वेशन हमें दी होती है। बट हम बता लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, इसको 6 से, इसको 3 से, ये बैलेंस भी हो गया। लेकिन आपको पहली चीज ये देखनी होती है कि मुझे क्या गिवन है और मैंने क्या फाइंड करना है। आपने इस एसओपी को फॉलो करना है जो यहाँ लिखी हुई है। आपने कहा जी मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है। गिवन वैल्यू मैंने हमेशा से आपको सिखाया है कि गिवन वैल्यू में अगर वॉल्यूम ऑफ H2 गिवन है तो आप कहते हैं जी नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे बताओ ये मोल्स कितने हैं। ऊपर अभी मैं बता के आया हूं कि अगर गैस गिवन हो और उसका वॉल्यूम हो आपके पास जैसे 366 है, तो आप उसको 24,000 से डिवाइड कर दो। असलन डिवाइड करना क्या आता है, जब आप 366 को 24,000 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास उसके मोल्स आ जाएंगे। राइट। आपको बताना क्या है ये भी आपने देखना है, कितने कितने आए हैं ये मोल्स। 0.015। अब आप कहते हैं जी 0.015 मोल्स आ गए हैं। अब आप कहते हैं बताना क्या है, आप कहते हैं जी मैस ऑफ एल्यूमिनियम बताना है। तो ये फाइंड करना है मैस ऑफ एल। अगला स्टेप क्या है, अब आपके ये मोल्स आ गए ना, अगला स्टेप है इन दोनों के बीच मोलर रेशियो देखना। किन दोनों के बीच, हाइड्रोजन गैस और एल्यूमिनियम के, जो गिवन है और जो फाइंड करना है। आप कहते हैं वो तो इक्वेशन से मिलेगी। क्या मोलर रेशियो है, आप कहते हैं जी इसके 2 मोल हों तो इसके 3 मोल्स होते हैं। ये मोलर रेशो है, इनका सिर्फ इस्तेमाल दूसरे स्टेप में होता है, पहले स्टेप में होता ही नहीं है। कहता है जी इनके बीच मोलर रेशो मिल गई है आपको, हम कहते हैं हाँ मिल गई है। तो कहता है अगर एल्यूमिनियम इसके हाइड्रोजन के 0.015 मोल्स है ना, तो वो यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं कि अच्छा जब इसके 0.015 होंगे तो इसके एक्स हो जाएंगे। और तीसरा स्टेप होता है कंपेयर या क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट गिव्स यू कितना है, 0.1। 0.1। 0.01। और ये आए हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन हमें तो मैथ्स निकालना था, आप कहते हैं ऊपर फॉर्मूला है ना मोल्स को मैथ्स में कन्वर्ट करने का, तो वो आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ए आर। एल्यूमिनियम का ए आर 27 होता है, उसको 27 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा, 2.7। 2.7 ग्राम ऑफ एयर। ये देखो बच्चों, अब इसमें कुछ भी हमने नहीं किया, आपके सामने है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन को जिस मर्जी फॉर्म में लिख दूं, जो मर्जी चेंज कर दूं, आप देखेंगे कि एक ही तरीके से हम इसको यील्ड भी आएगा तो मैं उसी तरीके से भी सॉल्व करूंगा आपके सामने। राइट। सो कोई भी क्वेश्चन हो मोल्स का, अगर आपने ये वाली एसओपी जो भी बताई है वही लगानी है, तो आप कहते हैं जी कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। सो आप जैसे मिसाल के तौर पे वो कह देता है फॉर एग्जाम्पल, अब जो जिसमें आपको ज्यादा मसला आता है, मेरा ख्याल आपने वो लिमिटिंग वाला या एक्सेस वाला कौन सा बोला था। नहीं इंटर करो, अभी कोई टाइम नहीं है, अच्छा मैं देता हूँ। रिमूव कर दो। दोनों करा दें। कौन है आज इतना लेट ज्वाइन कर रहा है, सर भी देख लें। पहले उससे बात करो ना, अगर वो बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो रिमूव कर दो। अ, सर आप पूछे ना ऑन, सर मैं। ऑन आपको मेरी मेरी आवाज चड्डी 600 डॉलर की है यार। ये चड्डी मतलब इतनी महंगी। निकाल दो, नहीं सर ये मुझे एंटर कर। ऑन ही था। नहीं बस किसी को नहीं एंटर करो आप। ठीक है सर। जी आप क्या कह रहे थे, लिमिटिंग रिएक्शन का कुछ बोल रहे थे बच्चे। सर आप दोनों सुना है, सर लिमिटिंग और एक्सेस, सर वो भूलिए। बताने लगा हूं मैं, लेट मी टेल यू। अच्छा देखें, अब जो लिमिटिंग या एक्सेस वाला, इसने ना आपने लिमिटिंग या एक्सेस वाला ही कहा था ना। ओ सर वो मुझे समझ आ गया वैसे, बाकियों से नहीं पूछ लें वैसे, मसले। नहीं हाँ मैं बता, मैंने सर वही कहा था, वो जो कहते हैं कि एक्सेस में मतलब वो देते हैं ना आपको, जिस तरह अभी एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपको देते हैं उसकी लाइक सेकंड कंपाउंड की, तो उसका आपको मोल निकालना पड़ता है। मोल्स निकाल के फिर आप कंपेयर करते हो, और उन्होंने आपको जो है ना वो लैब वाली यील्ड दी होती है, तो फिर आपने देखना होता है कि एक्सेस में आनी है। लिमिटिंग अच्छा एक वाली क्वेश्चन करता हूँ, इधर देखें, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। जी कहते हैं प्लीज। जी एक क्वेश्चन है, बोरॉन ऑक्साइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद Mg। अब देखना जरा, आप कहते हैं जी B2O3 प्लस Mg
gives us 2B plus 3 MgO. ओके, कहता है 8 ग्राम ऑफ बोरॉन ऑक्साइड mixed with 7.2 ग्राम Mg. periodic टेबल निकालना स्नैन और वो भी कैलकुलेटर भी. show by मेरे पास calculation who is in excess. हनान यही सवाल था ना. जी अब देखें, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बताना है आपको कि कौन एक्सेस में है. ठीक है, अब देखें, असूल वही है, आपने एसओपी को फॉलो करना है कि मुझे क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्या गिवन है, मैंने क्या फाइंड करना है. जो गिवन है और जो फाइंड करना है, अगले स्टेप में उनके बीच मोलर रेशो देखनी है और फिर आखिरी स्टेप में कंपेयर कर देना है. कोई भी सवाल हो करने यही 3 स्टेप्स होते हैं. इवन इस लिमिटिंग में हम कहते हैं, हाँ इस लिमिटिंग में तो पहला स्टेप तो ये है कि आप कहते हैं जी गिवन में 2 चीजें हैं, 8 ग्राम ऑफ बेरियम बोरॉन ऑक्साइड और 7.2 ग्राम. फिर मैंने साथ ही कहा गिवन वैल्यू वी डू नॉट एक्सेप्ट अदर देन मोल्स. हमें तो मोल्स के अलावा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते. तो सबसे पहले तो आपका काम ये हो गया जी, मोल्स ऑफ B2O3 निकालें, जो कि मास ओवर एमआर होता है. 8 डिवाइडेड बाई B2O3 का एमआर देखना. बोरॉन 11 होता है, 11 टाइम 2 प्लस 16 टाइम 3. और दूसरा मोल्स ऑफ Mg, वो कितना है 7.2 ओवर मैग्नीशियम कितना है 24. फिर पहला वाला आ रहा है 0.11 मोल्स और ओके, दूसरा 7.2 डिवाइडेड बाय 24 लिखा है सर, 29 लिखा है. 24. दूसरा वाला सर आ रहा है 0.3 मोल्स. 0.3 मोल्स. अब एक तो ये हो गया जी, आपको सबसे पहले निकाल लिया मोल्स गिवन वैल्यू को. अब गिवन वैल्यू दोनों मोल्स में आ गई. अब है फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लिमिटिंग या फाइंड करना है रिएक्टेंट. तो आप कहते हैं इन दोनों के बीच बस मोलर रेशो देख लो. जिन 2 के मोल्स निकाले हैं उन्हीं के बीच मोलर रेशो देख लो. आप कहते हैं जी मोलर रेशो कहाँ से मिलती है, इक्वेशन से मिलती है. B2O3 इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो मोल्स होते हैं, वो मोलर रेशो होते हैं. तो B2O3 और इसकी क्या रेशो आ रही है, 1:3 आ रही है. तो आप कहते हैं बस सिंपल है, फिर कंपेयर कर दो. ये 0.11 है, इसके नीचे 0.11 लिख दो, इसके नीचे 0.3 लिख दो और क्रॉस कर दो. ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0.3 ही रहेगा. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0.33 होगा. अब आपने लिखा उसी तरह नीचे आगे, बस वो क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया आगे. तो आप कहते हैं जी इनमें से अब कौन सी बड़ी वैल्यू है, आप कहते हैं ये वैल्यू बड़ी है. तो जो बड़ी होगी वो एक्सेस होगा, जो छोटी होगी वो लिमिटिंग होगा. बस इतना सा काम होता है. जो भी बड़ी वैल्यू जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स करके रिएक्शन को दे दे, स्टेप्स यही हैं बच्चों हमारे पास जो आपके सामने मैंने दी है. किसी भी मोल्स के क्वेश्चन के स्टेप्स ऑलवेज ऑलवेज यही रहेंगे, जो मर्जी मोल्स का क्वेश्चन हो जाए. राइट. सो आपने गिवन वैल्यू को देखना है, आपने क्या फाइंड करना है उसको देखना है, उनके बीच मोलर रेशो देखनी है. राइट. एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसी के ऊपर. जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है जी ये एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो गिव्स अस 2H2O plus O2. कहते हैं जी 35 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.266 मोल पर डीएम क्यूब H2O2. अब बच्चों ये बात याद रखनी है, जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो इस चीज में होती है कि वो वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन को मिक्सअप कर लेते हैं. तो जब ये वॉल्यूम दिया हुआ होगा और साथ ये कॉन्सेंट्रेशन दी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक एक्वस सॉल्यूशन है. जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मैं कहा था कि हाइड्रोजन जो है वो 366 ग्राम प्रोड्यूस हुई है तो वो गैस थी. उसका वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए मोल्स में हमने 366 को किससे डिवाइड किया था, 24,000 से. ये गैस नहीं है, ये एक्वस सॉल्यूशन है. तो यहाँ के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो मैंने पहले आपको दिया हुआ है, C/V/1000. जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ. बट क्वेश्चन देख लेते हैं. कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म. कह रहा है इसके आगे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस. अब गैस की बात हो रही है, O2 गैस फॉर्म.
अब यहाँ बच्चे कंफ्यूजन क्या हो जाती है, वो इस वॉल्यूम और गैस के वॉल्यूम को मिक्स अप करने लग जाते हैं। बट एनीवेज हमने अपनी एसओपी को फॉलो करना है। अंडरस्टैंड करो क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उनके बीच मोलर रेशो देखो, उनको कंपेयर कर दो। ओके क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। आप कह रहे हैं जी ये गिवन है कॉन्सेंट्रेशन, नहीं एंटर करना, यार ये और शाहजेब है। नहीं एंटर करना कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम। अगर उसको कहो ग्रुप पे, इसको मैसेज कर दो कि ग्रुप पे मैसेज करे। फिर ग्रुप में आपने चैट डिसेबल कर दिया। फिर रहने दो बस, अब नहीं एंटर करना। कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, टाइम पे आना होगा। कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ये गिवन है, तो आप कहते हैं जी गिवन वैल्यू सिर्फ किस में होनी चाहिए, मोल्स में होनी चाहिए। तो पहले इसको मोल्स में करना, स्टैंड 35 इंटू 0.266 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आएगा देखें। फिर ये आता है 0.02। 0.02 मोल्स। अब गिवन वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अब मोल्स आ गए हमारे पास। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ O2। तो अब आपका अगला स्टेप सर ये क्या होगा आता कि है H2O2 और O2 में रिलेशनशिप देखना, मोलर रेशो। तो H2 और O2 में क्या मोलर रेशो आ रही है, 2 मोल्स टू 1 मोल, ऐसा ही है, 2 मोल्स टू 1 मोल। तो अगर ये 0.02 है तो ये कितना हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0.01 मोल्स ऑफ O2। क्योंकि हमें तो चाहिए वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम चाहिए बच्चों, अब वो वॉल्यूम ऑफ गैस है। अब C इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए 0.01 को 24,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर CM क्यूब में चाहिए, और अगर DM क्यूब में चाहिए होता तो 24 DM क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या आंसर आएगा देखें जरा। नहीं, DM क्यूब में मांग रहा होता तो कितना आ गया ये, सर 240। 240 आता है। और अगर DM क्यूब में मांग रहा होता तो 0.01 इंटू 24 DM क्यूब कर देते हैं। ओके 0.2। 0.24 DM क्यूब आ जाता, राइट। सो ये है बच्चों, अब देख लिया आपने, जो मर्जी क्वेश्चन हो, हमारी ये वाली चीज नहीं बदलती कि गिवन वैल्यू को ढूंढो, जो फाइंड करना है उसको ढूंढो। गिवन वैल्यू अगर मोल्स में नहीं है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, जो फाइंड करना है, और उसके बीच मोलर रेशो देखो जो इक्वेशन से मिलती है, और बस उनको आपस में कंपेयर कर दो। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो मोल्स में आंसर आएगा, उसको फिर मास में, वॉल्यूम में, जिसमें भी कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लो, राइट। अब मैं यील्ड पे आ जाता हूँ कि यील्ड क्या चीज है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब जो क्वेश्चंस यील्ड से रिलेटेड होते हैं, हाँ उससे पहले हसनैन जो आपका क्वेश्चन था मैं वो पहले कवर कर लेता हूँ। अगर बाज दफा ना वो इस तरह का एक क्वेश्चन दे देता है, ये आल्दो एक शॉर्टकट है, मैं नहीं समझता कि आपको ये करना चाहिए, बट स्टिल कभी कभी MCQs में आ जाए ना तो आप ये शॉर्टकट लगा दिया करें। इस क्वेश्चन में वो क्या करता है बच्चों, वो ये करता है कि आपको कहता है जी कि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.10 और इसका वॉल्यूम है 20 cm3। कहता है इसका कॉन्सेंट्रेशन है लेट से 0.15 मोल पर DM3, और इसकी वॉल्यूम कहता है बताओ। ये दो एक्व सॉल्यूशन है, एक का वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, एक का वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन। स्टैंडर्ड तरीका तो वही है जो SOP वाला है, ये पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। आप कहते हैं गिवन वैल्यू तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम है, तो इसके मोल्स निकाल लो। फिर जो फाइंड करना है वो इसका वॉल्यूम है, राइट। कोई भी स्नैन अब नहीं एंटर करना। इसका कॉन्सेंट्रेशन तो वॉल्यूम ओवर 1000 है, और इसका फाइंड करना है HCl का। तो बस फिर अगला स्टेप होता है NaOH और HCl के बीच नंबर ऑफ मोल रेशो निकाल लो, 1:1 है। तो ये सारा, बट इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है। एक फार्मूला दे रहा हूँ, C1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू C2V2 ओवर N2, लेकिन ये सिर्फ तब लगेगा जब दो एक्वस सॉल्यूशंस होंगे, एक का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दिया होगा। अब जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.10, इसको मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ NaOH को, और इसका वॉल्यूम कितना है 20 डिवाइडेड बाई N1 इसकी मोलर रेशियो है, वो कहते हैं 1 है। इस N2 इसको कंसिडर कर रहे हैं आप, तो आप इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है 0.15, V2 हमें नहीं पता, वो तो फाइंड करना है। N2 इसकी मोलर रेशियो है जो कि 1 है, तो बस आपके पास V2 आ जाएगा। तो ये जरा आसान काम है ये स्नैन जो आप कह रहे थे, बट ये लिमिटेड अप्रोच है, ये सिर्फ इसी पे लगेगा, ये हर एक किसी पे नहीं लगता। सर और ये ये तो जो उसमें इस्तेमाल हो सकता है टाइट्रेशन में।
टाइट्रेशन में ही सिर्फ इस्तेमाल होगा ना, या एक्वस सोल्यूशन जब दिए होंगे दोनों, वो टाइट्रेशन में ही होते हैं। और दूसरा इसी को उस तरीके से भी किया जाता है जो स्टैंडर्ड तरीका है कि गिवन क्या है, फिर गिवन को वो यही मोल्स है में कि फिर कन्वर्ट मोल किया, फिर रेशो निकालते हैं, किया। मोल्स के बाद वॉल्यूम निकालते हैं, सही है सर क्या समझा। तो यही है ना सर, मोल निकालते हैं NaOH का, फिर उसके बाद उसका मोलर रेशियो करते हैं, फिर V कर देते हैं और बस वो निकल आता है। हाँ, बस ये देखो ना, n इज इक्वल टू सी इंटू वी ओवर 1000 किया ना, कर लेते हैं चलो उस तरीके से। 0.1 इंटू 20 ओवर 1000 करना कितना होता है? 0.02 मोल्स आ गए। अब रेशो करनी है तो NaOH और HCl की क्या रेशो आ रही है आपस में? 1:1 है ना, तो अगर इसके 0.02 है तो इसके भी 0.02 मोल्स आ जाएंगे। अब इसका निकालना क्या है? आप कह रहे हैं मोल्स तो नहीं निकालने थे हमें, तो इसका वॉल्यूम निकालना था, तो फिर वही फार्मूला लगा देते हैं, कुछ सोल्यूशन है टू सी इंटू वी ओवर 1000 कर लो। तो 0.02 मोल्स हैं आपके पास। कॉन्सेंट्रेशन भी इसकी दी हुई है 0.15 इंटू वी, इसका निकालना है ओवर 1000 करके, वी को सर सब अगर जगह। आप ओवर 1000 ना करते तो फिर इसका V डेसीमीटर क्यूब में निकल आता, यही बात है ना। यस, एग्जैक्टली। फिर उसको समझा। बाद में 1000 से डिवाइड करके सीएम क्यूब में कन्वर्ट कर ले। ठीक ये सर। बात समझ आ गई है। सो ये आ गया आपके पास। ये अब आ जाते हैं, किसी ने यील्ड के ऊपर सवाल पूछा था। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखे हैं इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, डिट्टो यही क्वेश्चन होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन हो आपने देखा, काम एक ही करना है हमें, अपनी एसओपी को अप्लाई कर देना है। अब आ सर जाते हैं ये ये। शाहजेब मदर आईफोन को रिमूव कर दूं सर? क्या चीज? ये शाहजेब मदर आईफोन। हाँ, रिमूव कर दो। सर यील्ड होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ब्लॉक भी कर दो अब, अगर कोई आए ना इस तरह। ठीक है अमाउंट सर। ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनी है, उसे आप यील्ड कहते हैं। दोबारा से सुन ले, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ब्लॉक कर दो। सो ये सर प्रोडक्ट की रिमूव करके ना, वो जो रिपोर्ट ब्लॉक होता है वो कर दो। ठीक सर। अब देखो, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। अब यील्ड दो तरह की होती है बच्चों। आप कहते हैं जी कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये दो प्रोडक्ट्स हैं ये। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यील्ड इनकी होगी एक, तो ये बात याद रखना कि यील्ड हमेशा किसकी होती है? प्रोडक्ट की होती है। अब मैं, दो तरह की यील्ड होती है। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा ये बताएं कि इफ 0.50 moles of calcium carbonate decomposed, what is mass of calcium oxide formed theoretically? थ्योरेटिकली मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, ये आपको बताना है। थ्योरेटिकली कितना मास बनेगा? अब देखें, थ्योरेटिकली कितना बनेगा। सरदार है भी क्लास में? सर ये 3-4 दफा तो छोड़ के वापस आया सर। नहीं, फिर नहीं एंटर करो। अभी वो मैसेजेस कर रहा है मुझे कि मुझे एंटर करने दें। अब आया तो कर लेना एंटर। ठीक। Okay, 0.5 moles of calcium carbonate. What is the mass of calcium oxide formed theoretically? अब आप कहते हैं जी ये तो वही जो मोल्स का क्वेश्चन हम करते हैं, एसओपी अप्लाई कर दो, अंडरस्टैंड क्या है, गिवन क्या है। आप कह रहे हैं गिवन मोल्स हैं, फाइंड क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास। तो मोल्स तो ऑलरेडी गिवन है, इनके बीच मोलर रेशियो देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड।
1:1 है, अगर ये 0.5 मोल होगा तो ये भी ऑब्वियसली 0.5 मोल हो जाएंगे, लेकिन ये तो यील्ड है इन मोल्स, तो कहता है इसको MR से मल्टीप्लाई कर दो 56, तो ये आ जाएगा 28 ग्राम ऑफ लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड। ये आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब बच्चों बात समझना, तो आप करेंगे तो वही है जो हम ऊपर कर रहे थे, ये जो वॉल्यूम मास ये निकाल रहे थे, हम कहते हैं जी यस, कि जो भी कैलकुलेशन आप मोल्स की इक्वेशन को यूज करके करते हैं वो उसमें वर्ड थ्योरेटिकली यूज करे या ना करे, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, राइट। सो मैं स्टार लगा के लिख लेता हूँ कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है। थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट जो भी आप इक्वेशन से निकालते हैं ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन, कि जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उससे जो आप निकालते हैं वो आप उसे थ्योरेटिकल यील्ड ही कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। सर ये कैल्शियम ऑक्साइड के मोल, सर आप उसके मोल कैसे निकाले हैं सर, कैल्शियम ऑक्साइड के नीचे? रेशो होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच हमने की रेशो, जी। 1:1 है, तो इसके 0.5 होंगे तो उसका भी 0.5 बन जाएंगे। वही स्टेप्स अच्छा वही सर। किए हैं ना, अंडरस्टैंड किया है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसकी आपस की मोलर रेशो देख लिया। ओके ओके, अब जो भी बात वो कहेगा, और फिर अगर आप इसी चीज को बच्चों एक्सपेरिमेंट में करें ना, मैं आपको कहूँ अच्छा असनैन 0.5 मोल ले जाओ कैल्शियम कार्बोनेट सरफरान की लैब में और देखो कितना हाँ कैल्शियम सर फरहान को रहने ही दे सर, पूरा साल जाया कराया हमारा, होगा नहीं फरहान को अगले देख। ऐसे ना कहो। 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ले जाओ हसनैन और देखो क्या आता है लैब में। आपने आके मुझे कहा जी 20 ग्राम कैल्शियम का ऑक्साइड बना है, जो कि बनना थ्योरेटिकली कितना चाहिए था, 28। आप कहते हैं ये क्या हुआ, मैं कहता हूँ जी जितना मर्जी आप परफेक्ट काम करें ना, जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है ना, जब आप एक्सपेरिमेंट करके उसको निकालते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो उसमें वेस्टेज हो जाती है, तो ये आपकी आ गई है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब अगर आप परसेंटेज निकालें कि जी आपने कितने परसेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो आप कहते हैं उसका ये फार्मूला होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है उसको थ्योरेटिकल यील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, तो दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्सपेरिमेंटल 20 आई है, थ्योरेटिकल 28 आई है, इनटू 100 करेंगे, देखो कितने परसेंट आता है। दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज यील्ड, राइट। कितने सर परसेंट? मेरा ना एक और सवाल है सर, अभी मतलब ना जब ये क्वेश्चन आता है ना यील्ड वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें बेसिकली ये होता है, अभी फॉर एग्जांपल उसमें ना उसने मैं मैं सी एस सी। बताने लगा था, वो आपको खुद बता देता है ना, खुद ये यील्ड्स कैलकुलेट करा देता है। वो आपको क्वेश्चन देता है ना, कहता है जी पहले स्टेप में बताएं व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, तो वो बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड होती है। दूसरे स्टेप में कहता है कि इफ द सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन द लैब एंड 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। तो ये कर देता है, या जो मैं दूसरी बात आखिरी बताने लगा हूँ या वो उल्टा कर देता है, वो कहता है अच्छा आप ये याद रखें, ये जो फार्मूला है ना ये वाला, इसकी हमेशा कोई से दो वैल्यूज दी होंगी, ये वाली सॉरी, इन दोनों में से हमेशा मसला होगा। कभी परसेंटेज देगा और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट कराएगा, और कभी एक्सपेरिमेंटल देगा और परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। व्हाट अबाउट द थ्योरेटिकल, वो आप याद कर लो, उसको रटा लगा लो कि वो हमेशा इक्वेशन से ही निकालनी है, वो कहे या ना कहे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला कि जी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ और उसके रिजल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट कितना, लेट्स से 50 ग्राम डिकम्पोज हुआ, और 18 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया इन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? अब आपने आंखें बंद करके एक चीज सोचनी है कि परसेंटेज तो मुझे निकालनी है ना कैल्शियम ऑक्साइड की, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप कहते हो ये जो गिवन है ना ये अंडरस्टूड है कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, वो वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट ना भी यूज करता, क्योंकि जब भी परसेंटेज निकालनी होती है तो गिवन एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, थ्योरेटिकल क्यों नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं जी मुझे पता है थ्योरेटिकल तो मैंने निकालनी इक्वेशन से है, वो तो कैलकुलेशन मेरे से कराएगा ही कराएगा, और वो कैसे निकालनी है, वही एसओपी वाले तरीके से।
आप कहते हैं जी क्या गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिवन, आप कहते हैं गिवन को मोल्स में होना चाहिए, तो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, मास ओवर एमआर। तो पहले मैंने इसके कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ओवर एमआर इसका 100 होता है, तो ये आगे 0.5 मोल्स। फिर आप कहते हैं अच्छा इसकी रेशो क्या है, 1:1 आ रही है, तो अगर इसके 0.5 है तो आप कहते हैं इसके भी कितने बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के 0.5 मोल्स। आप कहते हैं ये तो इसकी कौन सी आई है एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल यील्ड आई है इन मोल्स, इनटू 56 कर देते हैं जो इसका एमआर है, तो आप कहते हैं ये तो आ गई 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की कौन सी यील्ड आ गई, थ्योरेटिकल। अब आप कहते हैं जी परसेंटेज निकालनी है, तो वो गिवन जो है 18 वो ऑलरेडी है ओवर 28 इंटू 100। सो आप समझ गए, जब भी यानी इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा जी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज्ड, लेट्स से आई से कि जी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, मैं इस क्वेश्चन के साथ ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, ठीक है। फिर स्टेटमेंट लिखनी लेट्स होती से 18 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है, नहीं सॉरी 45% कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म। अब what mass of calcium oxide forms? अब आप कह रहे हैं परसेंटेज दी हुई है, तो मुझे फौरन पता चल गया अगर परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, तो मुझे थ्योरेटिकल निकालनी होगी, और ये जो पूछ रहा है ये एक्सपेरिमेंटल है जो मैंने निकालनी है, सिंपल। आप कहते हैं ये थ्योरेटिकल तो हर सूरत ही निकालनी है, वही गिवन उससे, तो आप कहते हैं 50 ग्राम है तो 0.5 मोल हो गया इसका, अच्छा इसका 1:1 रेशो है तो इसका भी 0.5 आ जाएगा क्योंकि 1:1 रेशो है, तो आप कहते हैं x इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाई 56, जो कि आ गया 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड जो कि 100% है, तो बस इसका 45 निकालना है बच्चों। आप कहते हैं अच्छा 28 का 45% निकालना है, इंटू 45 ओवर 100 कर दो, तो आपके पास इसका परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, देखो कितने परसेंट बनती है। आई होप आप समझ गए हैं कि है। थ्योरेटिकल को अगर आप उतने परसेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज यील्ड बन जाती है, कितनी बनी है, 12.6। 12.6। सर हर एक क्वेश्चन में सर थ्योरेटिकल ढूंढना पड़ेगा और यस, एक्सपेरिमेंटल और ये वो दिया पॉइंट होगा। है, यस दैट्स अ वेरी वेल डन, कि आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ना है बगैर सोचे समझे थ्योरेटिकल यील्ड आपको ढूंढनी ही ढूंढनी है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब पूरा क्वेश्चन खुद कंस्ट्रक्ट करना हो, आजकल एग्जामिनर थोड़े से रैमदिल हुए हुए हैं, वो और सर खुद लग कराते नहीं हैं रहा पहले, है। ये जो लग ये एसओपी सारी मैं बता रहा हूँ वो खुद ही करा देते हैं, कहते हैं पहले इसके मोल्स निकालो, फिर खुद कहते हैं इसकी मोलर रेशो करो, फिर खुद कहते हैं इसको मैथ से मल्टीप्लाई करो, फिर आखिरी सवाल बस छोड़ देते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। बट फिर भी हैविंग सेड दैट आपने जहन में रखना है कि थ्योरेटिकल यील्ड मुझे निकालनी ही निकालनी होती है इक्वेशन से, और परसेंटेज अगर गिवन है तो एक्सपेरिमेंटल निकालनी है, और अगर एक्सपेरिमेंटल गिवन है तो परसेंटेज निकालनी है, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। मोल्स के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, राइट। कितना आप बताएं क्या पूछ रहे थे, अस्तान कुछ पूछ रहे थे। मैं तो नहीं पूछा था, हनान ने सर तो मोल कहा तो था। बस यही है सर। हाँ मोल्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हाँ छोटे वो वैल्यूज हैं, उसकी तरफ मैं नहीं गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स में निकाल लो। एक और चीज सर है, वो एक और चीज आप बता देंगे, वो ना सर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स नहीं है सर। हाँ 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 हाँ, दैट्स गुड क्वेश्चन, तो वेरी सर गुड वो वेरी, बड़ी deep है, वो मैं वो मेरे बताने दिमाग, लगा, उस पे आता भी है सवाल, यस, वो वो भी आखिरी मोल्स चीज है है, बस। वो मैं बताने उसके लगा हूँ, अलावा बस दैट्स, वो मैं बताने लगा हूँ। देखें जरा उसके ऊपर ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, देखें जो एक सब्सटेंस है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक बात तो ये याद रखनी है कि जो कॉपर सल्फेट है ना CuSO4, और जो अ, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं ना, इनके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, तो यूं डॉट लगा के हमें लिखना होता है 5H2O, डॉट ये एक फिक्स नंबर होता है 10H2O, डॉट 7H2O, ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स।
पहला पॉइंट, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सवाल आएगा और एज इट इज आएगा, और 100% मैं आपको बता रहा हूँ आएगा। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जिसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसे आप हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। लेकिन अब इस हाइड्रेटेड सॉल्ट की मजे की बात यह है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना हाइड्रेटेड सॉल्ट में, ये सॉलिड है, ये ओके, पानी समझ गए ना, समझना कि ये लिक्विड है, ये एक सॉलिड सॉल्ट है। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ये सर्फ होता है, डिटर्जेंट होता है। तो आपने देखा डिटर्जेंट कोई लिक्विड तो नहीं होता ना, वो तो सॉलिड होता है। ये कॉपर सल्फेट जो है जिसको आप हाइड्रेटेड बोल रहे हैं, जब आप इसे करते हैं ना बच्चों हीट, तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर देता है लूज। थोड़ा सा वार्म करोगे, हीट करोगे, तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस 5H2O। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये गैस बन के उड़ जाते हैं। तो आप कहते हैं ये फिर क्या बन जाता है, इन्हें बोलते हैं एनहाइड्रस। सो ये बात आपने एग्जाम में बार बार याद रखनी है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये आएगा हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, इसका नाम होगा हाइड्रेटेड एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। तो जब वो हाइड्रेटेड कहेगा तो आपने इस फार्मूला को लिखना है, जब वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहेगा 2 सल्फेट, तो आपने इसको लिखना है। एक बात। दूसरी बात, जब आप इसको हीट करते हैं तो इसका मास ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये 26 ग्राम था और हमने इसको जब हीट किया और फिर दोबारा मास लिया, तो इसका मास टर्न्ड इनटू 100 एंड लेट्स से 50 ग्राम, नहीं सॉरी, कि 26 ग्राम था तो इट टर्न्ड इनटू 25 ग्राम था, सॉरी, और इट टर्न्ड इनटू 16 ग्राम। तो बाकी जो लॉस हुआ वो किसका मैस था? वाटर का 9 ग्राम्स होगा सर फिर। यस, 9 ग्राम वाटर का मैस था, राइट। सो ये बात आपने याद रखनी है। बाज दफा वो इस चीज को फिर ना कह देता है, अच्छा बताओ ये एक सॉल्ट है, मैं इसको ये क्वेश्चन तो में सिंपल तब्दील है सर, वो करता हूँ। जो एक्स वाला आप कहते हैं ना सर, वो वाला करा दें, मैं ये तो बताने लगा, मैं बताने लगा, आप मुझे मौका देंगे थोड़ा सा प्लीज। जी वो जी कहता सर। है एक सॉल्ट है, इजाजत है? जी जी सर। थैंक यू। कॉपर 2 सल्फेट कहता है उसके 25 ग्राम हमने लिए, हीट किए, turned into anhydrous, mass has 16 ग्राम। ठीक है, किस में चेंज हो गया? 16 ग्राम मास में। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ CuSO4.XH2O, या इन अदर वर्ड्स व्हाट इज वैल्यू ऑफ X? ये बेसिकली वो कह रहा है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मोल्स ढूंढने हैं। आप कहते हैं जी ये इसको मैं इंपेरिकल फार्मूला वाले तरीके से करूंगा। दो तीन तरीके हैं इसको करने के, जो सबसे आसान तरीका है वो इंपेरिकल फार्मूला वाला है, उससे इंपेरिकल फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे इंपेरिकल फार्मूला में कहते हैं ना कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। कोई मुझे कहता है ऑक्सीजन 88.9 ग्राम है और ये 11.1 ग्राम है, तो आप क्या करते थे, इसको इसके यार से डिवाइड करते थे, इसको इसके यार से, ये 11.1 बन गया, ये 5.56 बन गया। फिर क्या करते थे, फिर इसको छोटी वैल्यू से डिवाइड करते थे, इसको भी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते थे। फिर ये जो सिंपलेस्ट रेशो आ जाती थी उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते, आप कहते थे H2O है जिसका फार्मूला। यही काम आपने यहाँ करना है। आपने कहना है जी कि आप, मैं लिखूंगा यहाँ कॉपर सल्फेट और यहाँ लिखूंगा वाटर, वही काम करूंगा। कॉपर सल्फेट का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर सल्फेट? एनहाइड्रस की बात हो रही है, हाइड्रेटेड की नहीं बात हो रही, तो वो 25 ना लिख देना, एनहाइड्रस की बात हो रही है 16। वाटर का मास कितना है? 25 माइनस 16, 9 ग्राम।
कहता वही स्टेप करने हैं, एग्जैक्टली वही स्टेप करने हैं। इसको इसके एमआर से इसको डिवाइड करना, जरा इसको 18 से डिवाइड कर दिया, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसका देखना कितना है, 160 है मेरा ख्याल है। कितना बन गया, 0.10, और ये हो गया 0.50 मोल्स। आगे अब छोटी वैल्यू कौन है, 0.1, दोनों से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 0.1, ये 0.1, ये आ गया 1, ये आ गया 5, तो आपने कहा जी मिल गया वाटर मॉलिक्यूल CuSO4.5H2। अब इसने समझ आ गई है। सो एग्जैक्टली वही इंपेरिकल फार्मूला वाला तरीका इस्तेमाल करना है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, राइट। सो ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, जरूर आएगा, आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से रेगुलरली ये सवाल आ रहा है कि वो आपसे वाटर ऑफ किस तरह। अब ये तो मैंने डायरेक्ट कराया ना कि खुद खुद आपको कहा है कि ये करो ये करो, इसमें वो बाज दफा ये चेंज कर देता है, कहता है अच्छा फर्स्ट स्टेप में कहता है मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड करो एनहाइड्रस, तो वो आपने किया 16/160, तो आपने कहा 0.10 आ गए। फिर दूसरे पार्ट में कहता है मोल्स ऑफ वाटर बताओ, आपने कहा अच्छा 0.5 सॉरी 9/18, सर आगे चलें सर, समझ आ जीरो गई। पॉइंट फाइव फिर तीसरे स्टेप में वो कह देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वो खुद निकाल रहा है इन 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 CuSO4.XH2O। जी जी ओके, सर। तो वैल्यू ऑफ एक्स बता दो। तो आपका फिर आखिरी स्टेप वही करना है, अच्छा CuSO4 लिखना है, H2O लिखना है। तो अब से सिंपलेस्ट रेशो आए, मोल्स तो आए हुए हैं ना 0.1 0.5, तो छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर दोगे। आप कहते हैं जी ये 1:5 आ गई है, तो ये आ गया CuSO4.5H2। तो ये सर इस वैसे तरह हम भी आप, याद कर लेना, आपने मैं कहा था याद कर लो। हाँ सीधा सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको बेशक याद कर लो, सीधा सीधा है ये। समझ आ गई है बात। जी सर आगे चलते हैं सर। कोई सवाल है तो पूछ लो इसके ऊपर। टाइम मोल्स इसमें। बस मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ मोल्स अब। सर आप आईजी के एग्जामिनर तो नहीं है? हाँ मोल्स वाइंड अप कर रहा हूँ, यस। और कुछ है तो बताएं। नहीं नहीं सर आगे चलते हैं। ओके सो सर आप वी आर, कल क्लास लेंगे? जी जी कल भी लूंगा, कल लेकिन शाम को लूंगा, मैं टाइम पास ऑन कर दूंगा। सर अभी कब खत्म होगी क्लास? अभी बस 11 थोड़ा बजे। सा और करना है। थोड़ा अच्छा सा नहीं अब हो सर। गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और मोल्स हो गया, और स्टोइकियोमेट्री हो गया हमारे पास, राइट। अब हम चले जाते हैं उसके ऊपर, एसिड बेसिस सॉल्ट्स नहीं, हसनैन आप वाले टॉपिक पे चले जाते हैं, सर रेट मेरा ऑफ। बस एक ही सवाल है सर रेट में, बाकी इजी है सर ये। सर वो कैलकुलेशन ऑफ रेट जो है वो किस तरह आती है मतलब? मैं बता देता हूँ, देखें रेट ऑफ रिएक्शन में आ, देखो इसमें हमने करना ये होता है बच्चों के, सर आपको बहुत फॉर ज़्यादा मैसेज। एग्जांपल, एक देखें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज चेंज इन concentration of reactants or products against time। एसिड बेस्ड सॉल्ट्स कल वाली क्लास में कराऊंगा, रिएक्टेंट्स एंड आज प्रोडक्ट्स। वाले सारे करा दें, वो कल करा दें। हाँ यही करने लगा हूँ, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अगेंस्ट टाइम। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, अब ये जो आपको स्नैन मसला आ रहा है ना, वो क्या है वो देखें। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आजकल बहुत आता है रेट के ऊपर ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हुआ टू H2O गिव्स अस O2। अब इसको बाद दफा वो मोल्स के साथ मिक्स कर देता है। लेट से वो कहता है कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो इनिशियली 0.10 मोल per dm cube H2O2 placed in a container। ठीक है, एंड पे when reaction ends, ठीक है, it was found
0.000250 moles of oxygen gas found. Find, अब ये मोल्स के साथ मिक्स किया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन स्टैंड, अब आपको यही प्रिसाइजली मुझे एग्री करना कि यही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। मैंने आज तक जिंदगी में रेट का क्वेश्चन ही नहीं देखा सर पेपर में तो। ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा कभी आपने? नहीं सर, मैंने रेट का क्वेश्चन ही नहीं देखा। मैंने तो कॉपी में देखा था, आपने फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब ये वही चीज आ गई। अब आप उसी फॉर्मूला को बेसिकली अब हम अप्लाई करने लगे हैं। वो जी कह रहे जी हैं कि जब आपने रिएक्शन शुरू किया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्टेंट था, कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। अब हमें अगर रेट निकालना है और एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट होता है टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज रेट है। ओके, जी जी सर। अब आपको ये तो पता है कि इनिशियली ये इतना था, आपको ये भी तो पता होना चाहिए जब रिएक्शन एंड हुआ तो ये कितना था। पता है क्या, जब रिएक्शन एंड हुआ तो ये कितना था? कितना था सर? आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं पता। आप कहते हैं मैं मोल्स यूज कर लेता हूं ना, मोल्स क्या कह रहा है कि इनके बीच मोलर रेशो ले लेते हैं। क्या मोलर रेशो आ रही है इनके बीच में? 1। तो अगर ये 0 पॉइंट निकालना जरा, 0.0025 था, तो ये कितना यूज हुआ होगा? यूज कितना हुआ होगा, बात गौर से सुनना। इसका 1 मोल बने तो इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, तो इसका जब 0.0025 बना है तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे बताओगे जरा? 0.405। डबल करना है उसको, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 जीरोज और फिर 5। नहीं, जी सर यही आता है सर, देख लें आप। दोबारा करो। सर ट्रिपल जीरो, जीरो सर 5 टाइम्स 10⁻⁻⁴ आ रहा है सर। 5 × 10⁻⁻⁴ तो 3050 है ना। एक ही बात है सर, 19-20 का फर्क है। अब देखें ये मोल्स उसके यूज हुए हैं, ये मोल्स क्या हुए हैं, यूज हुए हैं। तो आप कह रहे हैं वो शुरू वाले में से माइनस कर देते हैं, हमें तो चेंज चाहिए ना। व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन? तो आप कहते हैं वो है 0.10 माइनस 5 × 10⁻⁻⁴ सर वो तो कॉन्सेंट्रेशन है, ये तो सिर्फ मोल्स हैं। ये वही ना, मोल्स पर डीएम क्यूब है, ये सारे वॉल्यूम सारे का सोल्यूशन का हाँ 1 डीएम क्यूब है, ये याद अच्छा, रखना। ठीक है ठीक ठीक, समझ आ गया। तो कितना आ गया? ये सर जो भी आता है समझ आ गया, बस अब फिर ये टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, तो 0.1 माइनस 5 × 10⁻⁻⁴ और ये सारा यहाँ दिया हुआ है कि टोटल टाइम ऑफ द रिएक्शन इज 10 सेकेंड, टोटल टाइम इज 10 सेकेंड्स। सर तो समझ फिर आ किससे डिवाइड कर देना है, 10 से, गया। तो आपके पास ये रेट आ जाएगा। ठीक जी है, और ये होगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। बात समझ आ जी गई? जी जी सर। सो रेट, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन रेट का हो सकता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, कल वाली नहीं क्लास नहीं में सर, अभी ना सर दो दो तीन और करा दें सर, बस एक दो छोटे से ना, सवाल हैं कल और। वाली इवनली डिवाइड कर दिया ना मैंने। अब कल वाली जो क्लास होगी उसमें एसिड बेस सॉल्ट्स और बाकी सारा ऑर्गेनिक कवर हो जाएगा। उसमें ना सर बस मेरे बस दो तीन ही है। एक सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो नहीं ढूंढना होता, वो जो एक्स करके कंपाउंड में पता नहीं करना होता है, वो समझ